हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कुछ सवाल के ऊपर। ये सवाल कौन से टॉपिक के ऊपर होगा? तो ये सवाल होंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर। यहाँ बोर्ड पे हम कुछ सवाल लिख दिए, साइड में उसका सॉल्यूशन करते हैं, चले जाएंगे। आप लोग चाहिएगा तो वीडियो को रोक सकते हैं, सवाल को ट्राई कर सकते हैं। हम पहला सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम व्हिच क्रिटिकल एंगल इज 40 डिग्री। कह रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा जहां पर कि क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। तो ध्यान रखिए, कुछ चीजें आप लोग को मालूम होना चाहिए। जैसे हमने आपको पढ़ाया था क्रिटिकल एंगल का फार्मूला। क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता था? ऊपर रखते थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम और नीचे क्या लिखते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल भी नहीं। और थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं ना। नीचे क्या लिखते थे हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इस तरह से हम लोग लिखते थे। इसी को और शॉर्ट में हम कैसे लिखते थे? साइन थीटा सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। जब टी आई आर का बात होता था, मतलब वो कंडीशन बताइए जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, उस समय क्या होता था? साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। खैर यहाँ पे केवल और केवल क्रिटिकल एंगल तक ही बात पूछा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बात आपसे नहीं किया, ठीक है। कह रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दीजिए जहां पर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना है? 40 डिग्री। कितना है? 40 डिग्री। ध्यान रखिएगा, जो तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस केस में क्या होता है? रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है। कहां से कहां जाता है? डेंसर से रेयर। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मीडियम का आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, दूसरा मीडियम का बात आपसे नहीं किया है। जब तक दूसरे मीडियम का बात नहीं करेगा, जब तक रेयर मीडियम की बात नहीं करेगा, तब तक हम रेयर मीडियम के रूप में किसको मानते हैं? एयर को मानते हैं। किसको मानते हैं? एयर को मानते हैं। मतलब इस वाले सवाल के अंदर डेंसर मीडियम कुछ रहा होगा, डेंसर मीडियम तुम्हारा कुछ रहा होगा, लेकिन इस मीडियम के अंदर कहीं पे रेयर मीडियम की बात नहीं किया। इस सवाल के अंदर कहीं पे रेयर मीडियम की बात नहीं किया है। जब तक रेयर मीडियम का बात नहीं करेगा तब तक हम क्या मानेंगे? कि वो एयर है। क्या है बाबू? एयर है। आया बात समझ में? बिल्कुल। एक बार फिर से, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? साइन थीटा से इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। इसी को एक तरीके से और भी हम लोग लिख रहे थे, आप लोग को याद होगा तो, साइन थीटा से इक्वल टू ऊपर छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और नीचे बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे भी करके लिख रहे थे ना। रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा? छोटा। किसके तुलना में? डेंसर के तुलना में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछ रहा है, लेकिन मीडियम के बारे में जिक्र नहीं किया है कि कौन सा डेंसर मीडियम, कौन सा रेयर मीडियम। जब तक रेयर मीडियम का जिक्र नहीं करेगा तब तक हम रेयर मीडियम के रूप में किसको मान के चलेंगे? एयर को मान करके चलना है। तो दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है। जब हमने यहाँ पे मान लिया कि रेयर मीडियम हमारा कौन सा है? एयर है, तब कहानी क्या बनेगा? साइन थीटा सी इक्वल टू, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना? 1। कितना होता है? 1, ठीक है। मतलब ऊपर 1 हो जाएगा, नीचे 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 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री। कितना दे रखा है? 40 डिग्री। यहां पुट कर दीजिए साइन 40 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डी। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू डी इक्वल टू 1 अपॉन साइन 40 डिग्री। कितना लिख सकते हैं? साइन 40 डिग्री। साइन 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0.74। कितना होता है? 0.74। साइन 40 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0.74। 0.74। इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू लगभग आएगा 1.35 के आसपास। कितना आएगा? 1.35 के आसपास। हम ऑलरेडी पहले सॉल्व कर रखे हैं। 1.35 के आसपास क्या आएगा? वैल्यू यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। 1.35 के आसपास। ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका? डेंसर मीडियम का। किसका हो गया? डेंसर मीडियम का। ये फार्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। साइन थीटा से इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते थे, साइन थीटा से इक्वल टू म्यू आर अपॉन म्यू डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, कहीं पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा जब वहां पे दो मीडियम होगा, पहला रेयर और दूसरा डेंसर।
जब तक रेयर मीडियम लिख के ना दिया जाए तब तक रेयर मीडियम के रूप में हम किसे कंसिडर करते हैं, एयर को कंसिडर करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डेंसर मीडियम भी पता नहीं है, लेकिन डेंसर मीडियम कुछ ना कुछ तो रहा होगा, चलो कुछ रहा होगा, ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क का साइन यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है। इसी चीज को ऐसे भी तो लिखते थे ना, साइन थीटा से इक्वल टू ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नीचे कौन सा, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जाहिर सी बात है रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा होगा और डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फार्मूला लगाओ, ऊपर छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेयर मीडियम है कौन सा, एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, नीचे क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, इधर क्या चला जाएगा साइन 40 डिग्री, ठीक है। साइन 40 का वैल्यू कितना होता है 0.74, ये सारे वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर लिख के देगा, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1.35, कितना आएगा 1.35, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यहीं पे एक और कंडीशन बनता था कि टी आई आर कब होगा, तो टी आई आर की कंडीशन क्या बनता था, टी आई आर के लिए कंडीशन क्या बनता था, साइन थीटा सी ग्रेटर देन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ये किसका कंडीशन बनता था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। खैर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात नहीं किया है, क्रिटिकल एंगल तक ही आपसे सवाल पूछा गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, यस सर, चलिए ये क्लियर नहीं दिख रहा था, अब सही है, अब ठीक है। तो पहला सवाल सॉल्व हो गया, इरेज कर दें, यस सर। कुछ पॉइंट ध्यान रखना, फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। फील के लिए समझ लेना, ऊपर हमेशा छोटा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयर मीडियम का, नीचे हमेशा बड़ा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पुट करना है। जब तक रेयर मीडियम का जिक्र ना करे तब तक रेयर मीडियम के रूप में एयर को कंसिडर कर लेना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये कुछ छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखना है, यहाँ तक नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया, यस सर, चलिए चलो ऊपर सवाल विराज करते हैं। चलिए सेकंड नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है स्टेट टू कंडीशन फॉर टी आई आर। टी आर आई आर होने के लिए दो कंडीशन चाहिए ही चाहिए होते हैं, आप लोग को लिखाए भी थे, ए नंबर और बी नंबर, ठीक है। कह रहा है वो दो कंडीशन के बारे में बताइए जिसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो सबसे पहला कंडीशन, रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वही दोनों कंडीशन यहाँ पे लिखना है। तो पहला क्या होगा, रे ऑफ लाइट must be goes from denser to rarer medium, denser to rarer medium। बी नंबर में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशन होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए मिटा दें, यस सर, चलो इरेज करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कैन टी आई आर अकर व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। कह रहा है क्या उस समय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा जब रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा, एयर से ग्लास में जाएगा। मान लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा क्या है, ग्लास, ये तुम्हारा क्या है, ग्लास, ठीक है। और नीचे का मीडियम तुम्हारा क्या है, एयर। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा
अगर रे ऑफ लाइट तुम्हारा ऐसे जाएगा, मतलब कहां से कहां जाएगा, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास जाएगा, तो क्या उस समय टी आई आर होगा? बिल्कुल भी नहीं। जरा सोचिए, एयर और ग्लास का अगर तुम तुलना करोगे तुमको पता चल जाएगा कि एयर तुम्हारा कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, और ग्लास तुम्हारा कौन सा मीडियम होगा बाबू, डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, टी आई आर के लिए अभी अभी हम कंडीशन लिखे थे कि रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर जाना चाहिए, रेयर से डेंसर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाएगा तो कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने वाला है ही नहीं। ठीक है, कंडीशन क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, कि रे ऑफ लाइट तुम्हारा डेंसर से रेयर जाना चाहिए, ना कि रेयर से डेंसर। तो ध्यान रखिएगा, कह रहा है कैन टी आई आर अकर, क्या टी आई आर हो सकता है, क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, कब, जब रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तब नहीं हो सकता है। नो नो, क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज फॉर TIR ray of light must be goes from denser to rarer medium, while जबकि here यहाँ पे light goes from rarer to denser, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर जाना चाहिए, जबकि यहाँ पे कहां से कहां जा रहा है, रेयर से डेंसर। एयर और ग्लास का तुलना करोगे तो एयर तुम्हारा क्या निकलेगा, रेयर निकलेगा, और ग्लास तुम्हारा क्या निकलेगा, डेंसर निकलेगा। टीआईआर के लिए लाइट कहां से कहां जाना चाहिए, डेंसर से रेयर, ना कि रेयर से डेंसर की ओर। कोई दिक्कत है तक बिल्कुल भी नोट कर लो। हो गया, यस सर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5, देन फाइंड द क्रिटिकल एंगल। कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। आपसे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, डेंसर और रेयर मीडियम का कोई जिक्र नहीं किया है। जब तक रेयर मीडियम का जिक्र नहीं करेगा, तब तक हम रेयर मीडियम के रूप में किसको मान के चलेंगे, एयर को। जब तक रेयर मीडियम का जिक्र नहीं करेगा तब तक रेयर के रूप में हम किसे मान लेंगे, एयर को मानेंगे। जाहिर सी बात है, अगर ये तुम्हारा रेयर मीडियम है तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है ये किसका दे रखा होगा, डेंसर का दे रखा होगा। अब अगर हमने यहाँ पे एयर को एज ए रेयर मीडियम की तरह मान लिया है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना होगा, हमें पता है 1 होता है। आया बात समझ में? छोटा सा सवाल है, काफी कुछ इंफॉर्मेशन आपको दे करके जाएगा, काफी कुछ आप लोग इससे सीख के जाएंगे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, तो कह रहा है क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा। इस सवाल के अंदर कहीं पर भी रेयर मीडियम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, कोई जानकारी नहीं दिया गया है। जब तक रेयर मीडियम के बारे में जानकारी न दिया जाए तब तक हम रेयर मीडियम के रूप में किसे मानते हैं, एयर को मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एयर को एज ए रेयर मीडियम की तरह कंसिडर किए हैं तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। सोचो, अगर ये तुम्हारा रेयर मीडियम हो गया तो जाहिर सी बात है ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम। मतलब डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5। ठीक है, फार्मूला क्या होता था अभी पढ़े थे, साइन थीटा से इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। म्यू आर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, म्यू डी का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। आया बात समझ में? बिल्कुल। चलिए, क्रिटिकल एंगल का वैल्यू पूछा, इसका वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, साइन थीटा सी इज इक्वल टू रेयर मीडियम यहाँ पे है क्या, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। डेंसर मीडियम कौन सा है, ये वाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। कितना दे रखा है, 1.5। यहाँ से साइन थीटा सी का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा,
दशमलव हटाओगे ऊपर कितना चला जाएगा 10 और नीचे कितना होगा 15, 2 पचे 10, 3 पचे 15, ठीक है। साइन थीटा सी का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा तुम्हारा 0.6, फिर 2 बचेगा, फिर 6 आएगा, फिर 2 बचेगा, ऐसे 0.666 के आसपास आता चला जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार देख लेते हैं, इतना ही आया था ना? हाँ बिल्कुल इतना है, तो ठीक है। आगे चल के तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन थीटा सी का वैल्यू कितना हो गया लगभग 0.667 के आसपास, ठीक है। अब यहाँ पे से क्रिटिकल एंगल लिखने का दो तरीका, एक तो क्रिटिकल एंगल तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हो साइन इनवर्स, इसे क्या पढ़ते हैं साइन टू द पावर -1 को पढ़ते हैं साइन इनवर्स 0.667। ये भी लिखने का सही तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको इस फॉर्म में आंसर भी देखने को मिल सकता है। दूसरा तरीका और करके हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कितना हो गया साइन थीटा सी, और ये जो तुम्हारा 0.667 है ये कितना का वैल्यू होता है साइन 41.8 डिग्री का, देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल 41.8 डिग्री का होता है। इक्वल कीजिए, यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे साइन, सॉरी ये साइन, तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा 41.8 डिग्री के बराबर होगा। इस तरीके से भी लिख सकता है। कंपेयर किया यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा 41.8 के बराबर होगा, ठीक है। ये सब डाटा ध्यान रखना होता है, ठीक है, रटना नहीं, हम भी नहीं रट के बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर दे रखा होता है, ठीक है, इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। मेन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए, कैसे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, हमारा अप्रोच क्या है, ठीक है। हमने यहाँ पे रेयर मीडियम के रूप में एयर को कंसिडर किया, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, मतलब ये किसका दे रखा है डेंसर का दे रखा है, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सॉल्व किया तो साइन थीटा सी का वैल्यू 0.666 आते जा रहा था। आखिर में हमने इसको क्या लिख लिया 0.667, राउंडिंग करके आता है लिखने में, बस वही राउंडिंग किए और कुछ नहीं किए, ठीक है। 0.667 कर लिए, ठीक है। यहां से क्रिटिकल एंगल को लिखने का दो तरीका, क्रिटिकल एंगल इक्वल टू साइन इनवर्स 0.667 भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद अगर तुम थोड़ा और जानकारी लेना चाहते हो तो ध्यान रखना 41.8 डिग्री जो होता है, साइन 41.8 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.667 होता है। मतलब जहां पे 0.667 लिखा हुआ है वहां पे तुम क्या लिख सकते हो साइन 41.8 डिग्री। कंपेयर करिए, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, तो क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा 41.8 के बराबर हो जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा पानी पी लीजिए। चलो हो गया। ये सवाल अच्छा है, सबसे नीचे वाला। आप लोग आराम से वीडियो को रोकिए और एक बार ट्राई कीजिए, बाकी तो हम बनाएंगे। कल इसका पूरा फिगर वगैरह बनाए थे, ऑप्टिकल फाइबर कैसा होता है, सब कुछ, कोर क्या होता है, क्लैडिंग क्या होता है, सब कुछ आप लोग को पढ़ाया गया था। इसलिए एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बनना चाहिए आपसे। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है एक ऑप्टिकल फाइबर है जो किसका बना हुआ, ग्लास का बना हुआ है। चलो बना लेते हैं। कोई ऑप्टिकल फाइबर ऐसे करके जो किसका बना हुआ, ग्लास का है, ये मान लेते हैं ग्लास का बना हुआ है। और इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वो कितना दे रखा है 1.5 दे रखा है, 1.5 दे रखा है, ठीक है। विच इज सराउंडेड बाय अनदर ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2, इसको पढ़ते हैं। ये वाले साइन को क्या पढ़ते हैं, ईटा पढ़ते हैं, ठीक है, ठीक है। जो कह रहा है ये ग्लास से बना हुआ है, एन ऑप्टिकल फाइबर इज मेड अप ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। कोई ऑप्टिकल फाइबर है जो ग्लास का बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5 है। ये घिरा हुआ है कोई दूसरे ग्लास से, कोई दूसरा ग्लास ऐसे करके क्या है बेचारा घिरा हुआ है, ऐसे करके दूसरे ग्लास से घिरा हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईटा 2 दे रखा है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दे रखा है ईटा 2। ये जो सिंबल होता है इसे क्या पढ़ते हैं, ईटा पढ़ते हैं।
ईटा 2 दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बिल्कुल भी नहीं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। देखो टर्म है ना क्लैडिंग, आप लोग को कल के क्लास में पढ़ाया गया था कि जो बाहर वाला फाइबर होता है इसे कहते हैं क्लैडिंग, इसे क्या कहते हैं? क्लैडिंग। और जो अंदर वाला फाइबर होता है उसे क्या कहते हैं? कोर। उसे क्या कहते हैं? कोर। ये जो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखा है, ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। किसका? कोर का। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर का दे रखा है कितना? 1.5। ठीक है, और जो तुम्हारा बाहर वाला लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? क्लैडिंग। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपसे पूछा है, ये दे रखा है ईटा 2। कितना दे रखा है? ईटा 2 देखा है, ईटा 2 दे रखा है। आप लोग को कल का क्लास याद होगा तो आप लोग को पढ़ाए थे कि जो यहाँ पे कोर होता है, जो तुम्हारा कोर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? हाई होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। इसका मतलब ये कैसा मीडियम होता है? बेचारा डेंसर मीडियम होता है। ठीक है, लेकिन जो क्लैडिंग होता है, जो बाहर वाला लेयर होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेचारे का लो होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा क्या होता है? लो होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? लो होता है। ठीक है, मतलब ये कैसा होता है? रेयर मीडियम होता है दोस्त। ये कैसा मीडियम होता है? रेयर मीडियम। कौन सा मीडियम? रेयर मीडियम। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयर। ऐसा हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ कहीं नॉर्मल बनेगा। ठीक है, ये ऐसे चला जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर इधर नॉर्मल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर ऐसे चला जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रे ऑफ लाइट कहां से कहां जाना चाहिए? डेंसर से रेयर। डेंसर से रेयर। कोर तुम्हारा कैसा है? डेंसर। और क्लैडिंग तुम्हारा कैसा है? रेयर। क्लैडिंग आपका कैसा है बाबू? रेयर है। ठीक है, और कुछ दे रखा है, इफ देयर इज क्रिटिकल एंगल इज 80 डिग्री। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू दे रखा है कितना? 80 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो आपसे क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, लगा दो। हमें क्या पता है? साइन थीटा सी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा सी का वैल्यू दे रखा है 80 डिग्री। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, मतलब ईटा 2 का वैल्यू आपसे पूछा है। ये रेयर मीडियम में कितना? ईटा 2। डेंसर में कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। ठीक है, साइन 80 डिग्री का वैल्यू होता है लगभग 0.99 के आसपास। कितना होता है? 0.99 के आसपास होता है। इज इक्वल टू ईटा 2 अपॉन 1.5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 0.99 इंटू 1.5 तो कितना आ जाएगा? ईटा 2 का वैल्यू आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही लो। यहाँ पे 99 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा? 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 5 45, 9 54, 4 58 के 8 बाकी 5, 9 1 9 5 14। यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ पे 1 अंक के बाद, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। मतलब ईटा 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.585। 1.585। कुछ गलती कर दी क्या जी? वैल्यू सही लिए थे ना? 0.99 सही तो है। गुना सही की, 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 5 45, 9 54, 4 58 के 8 बाकी 5, 9 1 9 5 14 होता है। 1.485 के आसपास आएगा। हमें भी लग रहा था गलत कहाँ हुआ भाई। सर आपको पता कैसे चल गया कि गलत हो गया? बताते हैं कैसे पता चल गया कि हमको गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब सही है। 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 5 45, 9 54, 4 58 के 8 बाकी 5, 9 1 9 और 9 5 14। ठीक है, बाकी सब सही है। 2 1 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए, 1.485। ठीक है, हमें पता चलने के पीछे क्या कारण था देखो तुमको बता देते हैं। ठीक है, अंदर वाला मीडियम तुम्हारा डेंसर है, बाहर वाला रेयर है। मतलब अंदर वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, बाहर वाला का क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे गुना किया तो हमारा आ गया 1.585। सोचो 1.5 से 1.585 क्या है? ज्यादा है। और यहाँ पे हमें पता है कि इसको इस तरह से फैब्रिकेटेड किया जाता है कि अंदर वाला डेंसर होगा, बाहर वाला रेयर होगा। मतलब बाहर वाला का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो अंदर वाला से कम होगा, अंदर वाला से कम होगा। ठीक है, यहाँ पे 1.5 है तो बाहर वाले का कितना होगा? 1.48, 1.47, 1.45 इस तरह से होगा। जो भी होगा इससे तो कम ही होगा, इससे ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन जब हमने गुना किया तो हमें कितना देखने को मिल गया था? 1.585। मतलब इससे बड़ा मिल गया। तो हमें समझ में आ गया कोई ना कोई तो गड़बड़ है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ था। ठीक है, अब ईटा 2 का वैल्यू कितना आ गया? 1.48
5। देखो, सोचो समझो, बताओ, इससे छोटा है कि नहीं है? आया समझ में? बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। कह रहा था ऑप्टिकल फाइबर किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। इतना ही नहीं, भी और सुनिए, विच इज सराउंडेड बाई अनदर ग्लास, जिससे कि दूसरे ग्लास से कवर किया गया है, मतलब इसके चारों तरफ एक और ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? ईटा 2। कितना दे रखा है? ईटा 2 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? क्लेडिंग का। क्लेडिंग और कोर आपको कल क्लास में पढ़ाए थे। जो बाहर वाला लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? क्लेडिंग। अंदर वाले को क्या कहते हैं? कोर। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये कौन सा है और ये कौन सा है, ठीक है। बाहर वाला तुम्हारा क्लेडिंग हो जाएगा और अंदर वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोर हो जाएगा, ठीक है। आपको कल भी पढ़ाया थे, आज भी पढ़ा रहे हैं। क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो रेयर होगा। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो बेचारा क्या हो जाएगा? डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर होगा, ठीक है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, क्लेडिंग का पूछा था, क्रिटिकल एंगल आपको दे रखा था। साइन 80 का वैल्यू लगभग 0.99 होता है, मल्टीप्लाई करके हमने क्या निकाल दिया? क्लेडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकला? 1.485। आया बात समझ में? बिल्कुल। इसे नोट करिए, ये बहुत अच्छा सवाल था, यहां तक नोट करिए। फिर आपको एसर्शन रीजन सिखाते हैं। आप में से कुछ बच्चे सीखे भी होंगे एसर्शन रीजन क्या होता है। आज पूरा फील देते हैं कि एसर्शन रीजन वास्तविक क्या होता है, 2-3 सवाल भी करवाएंगे। नोट कर लो यहां तक। हो गया? चलिए, दिखाएंगे एसर्शन रीजन का सवाल कैसा होता है। एसर्शन रीजन का सवाल कैसे कैसे होते हैं। एसर्शन रीजन का सवाल बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो लगभग सारे के सारे एसर्शन रीजन आप गलत ही मार के आओगे, सही होने का चांस ही उत्पन्न नहीं होता, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा पकड़ है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, कोई दिक्कत आने वाला आपको नहीं है। लेकिन जरा सा भी कॉन्सेप्ट आपका वीक है, फिर तुम्हें लगेगा कि हर क्वेश्चन हमारा गलत ही हो रहा है, मतलब सारे क्वेश्चन में तुम तुक्का ही लगा के आओगे, ठीक है। तुक्का लगाना आता है इसमें, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, ई का नन ऑफ दी, जैसे करके उसे कहते हैं तुक्का मारना। चलो समझते हैं एसर्शन रीजन क्या होता है। एसर्शन एंड रीजन, चलिए सबसे पहले इसका ऑप्शन पे ध्यान रखना। एसर्शन रीजन का जो ऑप्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन देगा, ऑप्शन नंबर ए में यही लिखा रहता है, ठीक है। एसर्शन, एसर्शन ए इज करेक्ट। एसर्शन को ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एसर्शन ए एंड रीजन आर, रीजन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रीजन आर इज करेक्ट, 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 एंड रीजन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पहला ऑप्शन ऐसा रहेगा। दूसरा, कैसे लिखना? बोथ, ए नंबर ऑप्शन। यहां पर भी बोथ एसर्शन एंड रीजन is correct, but reason is not correct explanation of assertion। सी नंबर में assertion is correct and reason is wrong।
चौथा नंबर रहेगा assertion is wrong, assertion is wrong and reason is correct, and reason is correct. पांचवा नंबर होगा both assertion and reason is wrong बोलो या फिर फॉल्स भी बोल सकते हो, जहां करेक्ट लिखे वहां पे ट्रू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये 5 ऑप्शन है। ऑप्शन तुम्हें हर जगह इसी फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए में यही लिखा रहेगा, ऑप्शन नंबर बी में यही लिखा रहेगा, सी में, डी में, ई में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी एग्जामिनेशन दोगे उसके अंदर ऑप्शन इसी फॉर्मेट में रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इस ऑप्शन को उठा के यहाँ रख देगा, ऐसा नहीं करता है कभी, ठीक है। करने का कर सकता है, आमतौर पर नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में यही लिखा रहेगा, बी में, सी में, डी में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट के तस वहां पे कट कॉपी पेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पहले ऑप्शन समझाते हैं। कह रहा है बोथ assertion एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। दोनों के दोनों assertion और रीजन दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो assertion को करेक्ट रूप से एक्सप्लेन कर रहा है। मेरा कहने का मतलब क्या, इसका एग्जांपल देते हैं ऐसे करके। assertion H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड की बात किया जा रहा है, इज एन एसिड, ये assertion में लिख के देगा। और इसका रीजन तुम्हारे सामने लिख दिया, इट्स pH इज लेस देन 7। अब यहां पे तुमसे आंसर पूछा कि आंसर में कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सोचिए समझिए और बताइए। आप सभी लोगों को पता होगा H2SO4 मतलब कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 एक एसिड है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो ट्रू हो गया तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा रीजन दे रखा है, इसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है, इसका pH 7 से कम होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई सा भी एसिड होगा उसका pH हमेशा 7 से कितना होता है, कम होता है। pH का मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलो या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलो, जो भी कहिए, ज्यादा अच्छा कौन होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। इसका pH कितना होता है, 7 से कम होता है। बात आता है कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि रीजन सही है। बिकॉज लगाओ, क्या लगाओ, बिकॉज लगाओ, क्या लगाओ, बिकॉज लगाओ, बिकॉज लगाओ, अपने मन से लगा देना है, ठीक है। बिकॉज लगाओ, ठीक है। कह रहा है H2SO4 एक एसिड है, H2SO4 एक एसिड है, अपने मन से बिकॉज लगाओ। क्यों एसिड है, क्योंकि इसका pH 7 से कम है। पूरा चीज सेट हो गया ना। H2SO4 एक एसिड है, और एसिड क्यों है, क्योंकि इसका pH 7 से कम है। मतलब assertion तो सही है ही, assertion तो सही है भी, रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन कर रहा है कि assertion सही होने चाहिए, assertion सही होने चाहिए। आया बात समझ में, बिल्कुल। H2SO4 एक एसिड है, बात सही है, ठीक है। जो pH होता है एसिड का, यहां पे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखो थोड़ा और अच्छा क्लियर होगा। pH of an acid is less than 7, ठीक है। चलो, assertion कह रहा है कि H2SO4 इज एन एसिड, सही बात है। H2SO4 एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड अपने आप में एक एसिड है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि जो pH होता है एसिड का वो हमेशा 7 से कम होता है, सही बात है। कोई सा भी एसिड उठा के देखो उसका pH हमेशा 7 से क्या होगा, कम होगा। लेकिन बात आता है कि सर क्या रीजन assertion को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। H2SO4 एक एसिड है, अब ये जानना है कि रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है या फिर नहीं कर रहा, तो अपने मन से क्या लगा दो, बिकॉज लगाओ, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो H2SO4 एक एसिड है क्योंकि जो pH होता है एसिड का वो 7 से कम होता है, सही बात है, एक्सप्लेन हो गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ये आएगा। बात सही है कि दोनों के दोनों assertion और रीजन दोनों के दोनों सही है, और जो रीजन है वो assertion को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, assertion को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है
H2SO4 इज एन एसिड। H2SO4 अपने आप में एक एसिड है, क्योंकि जो pH होता है एसिड का वो 7 से कम होता है। pH जो होता है एसिड का वो 7 से कम होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं बी नंबर का। बी नंबर में ऐसे लिख के दिया जाए एसर्शन H2SO4 इज एन एसिड। ठीक है, रीजन में लिख के दिया जाए NaOH इज अ बेस। सोचिए समझिए और बताइए। आप लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे केमिस्ट्री तो आप लोगों को पता होगा कि H2SO4 एक एसिड होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, एसर्शन तो सही है। रीजन NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है, ये भी सही है। अब सोचो बताओ, H2SO4 एक एसिड है, सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस, ये भी सही बात है। अब यहाँ पे बिकॉज लगा के देखो तो क्या बिल्कुल एकदम बढ़िया लाइव बन पाता है? लगाओ, H2SO4 एक एसिड है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये कौन सी बात हुआ? H2SO4 एक एसिड है तो अच्छा बात है, लेकिन H2SO4 एक एसिड है, अपने मन से बिकॉज लगाओ, इसका मतलब क्या है? क्योंकि NaOH एक बेस है, ये कौन सी बात हुई? यहाँ पे एसर्शन और रीजन सही तो है, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ये दोनों अपने अपने जगह पे क्या है? सही है, लेकिन रीजन एसर्शन को रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन बन जाए कि एसर्शन भी सही हो और रीजन भी सही हो, लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? बी आता है। यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तीसरा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, एसर्शन में H2SO4 इज एन एसिड और रीजन तुमको लिख के दिया जाए, RA का मतलब रीजन, NaOH इज अ सॉल्ट। अब सोचो, H2SO4 तो एक एसिड है, सही बात है। एसर्शन तो तुम्हारा क्या है? सही है। एसर्शन तुम्हारा क्या यहाँ पे? सही है। ये एसर्शन तुम्हारा यहाँ पे क्या है बाबू? ट्रू है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक साल्ट है, अरे ऊपर अभी पढ़ाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, मतलब ये रीजन तुम्हारे यहाँ पे क्या हो गया? फॉल्स हो गया। रीजन आपका क्या हो गया बाबू? फॉल्स हो गया। तो अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि एसर्शन तुम्हारा सही हो जाए और रीजन तुम्हारा क्या हो जाए? गलत हो जाए, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। ऑप्शन नंबर सी होता है। ठीक है, डी नंबर में, डी को एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे ऐसे करके। डी को अगर एसर्शन लिख के दिया जाए, H2SO4 इज अ बेस और रीजन लिख के दिया जाए NaOH इज अ बेस। H2SO4 बेस होता है? बताओ, सब जगह पढ़ाते आ रहे, अभी भी पढ़ा रहे हैं कि H2SO4 तुम्हारा क्या होता है? एसिड होता है, मतलब यहाँ पे एसर्शन ही तुम्हारा क्या दे रखा है? फॉल्स दे रखा है। एसर्शन तुम्हारा रॉन्ग है। ठीक है, रीजन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये तो सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा क्या होता है? बेस होता है। अगर कहीं पे ऐसा हो जाए कि एसर्शन तुम्हारा गलत हो जाए, रीजन तुम्हारा क्या हो जाए? सही हो जाए, तो ऑप्शन नंबर डी आता है। ऑप्शन नंबर डी आता है। ऑप्शन नंबर डी आता है। ठीक है, एक आखिरी तुम्हारा आ रहा है ई का एक्सप्लेनेशन, ई का एग्जांपल यहां पे देते हैं ऐसे करके। एसर्शन H2SO4 इज अ बेस और इसका रीजन में दे रखा है NaOH इज एन एसिड। अरे सोचो, समझो और बताओ, क्या H2SO4 बेस होता है? नहीं, ये भी फॉल्स है। क्या NaOH तुम्हारा एसिड होता है? नहीं होता। ये क्या होता है? बेस होता है। दोनों के दोनों अगर गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ई आता है। यहाँ पे आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। आया बात समझ में? बिल्कुल, ये होता है तुम्हारा एसर्शन और रीजन का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। एसर्शन एंड रीजन वाले सवाल अपने आप में एक बहुत अच्छा सवाल होता है, और कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन में अगर ये सवाल आ रहा है और आप इन सब सवाल को सही करके आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका रैंक काफी अच्छा आने वाला है। हर बच्चा इसको सही नहीं कर पाता है, केवल वही बच्चा सही कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा से पढ़ाई करी है, वही इसको सही करेगा, दूसरा कोई सही नहीं कर पाता है। आया बात समझ में? बिल्कुल, क्योंकि नॉलेज आपका काफी डेप्थ में होना चाहिए। दो दो स्टेटमेंट लिख के दे रहा है, दोनों स्टेटमेंट के बारे में आपको
एक तो एक क्लियर नॉलेज होना चाहिए। दो दो स्टेटमेंट अगर यहाँ पे लिख के दे रहा है, दोनों के बारे में क्लियर नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसको सही नहीं बना पाएंगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करवाते हैं। ऑप्शन जस्ट के तस लिखा रहेगा, कोई भी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ, और ये आज से शुरू हो गया है तो हमेशा मिलता ही रहेगा लाइफ टाइम तक, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट। अगर दोनों के दोनों असर्शन और रीजन सही है, साथ ही साथ रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मारिएगा। इसका एग्जांपल ये था कि H2SO4 एक एसिड है, और रीजन इसमें हमने ये लिया था कि जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तो बहुत अच्छी बात है, H2SO4 एक एसिड है, सही बात है, और जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, ये जानने के लिए यहाँ पे अपने मन से क्या लगाना है, बिकॉज। अब दोबारा से समझते हैं। H2SO4 एक एसिड है, एसिड क्यों है? क्योंकि जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होता है। बहुत अच्छी बात है, असर्शन सही है और रीजन सही तरह से इसको एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है रीजन या फिर नहीं कर पा रहा है, ये जानने के लिए अपने मन से क्या लगाना है, बिकॉज लगाना है। H2SO4 इज एन एसिड, H2SO4 एक एसिड है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। H2SO4 एक एसिड है क्योंकि जो एसिड का पीएच होता है वो 7 से कम होता है। सही बात एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा, दोनों असर्शन और रीजन तुम्हारे सही होंगे, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, H2SO4 एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये भी अपने जगह पे सही है, ये भी अपने जगह पे क्या है, सही है, लेकिन यहाँ पे बिकॉज लगाओ। H2SO4 एक एसिड है, एसिड क्यों है? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ये कौन सी बात हुआ? अरे दोनों अपने अपने जगह पर है, ये एसिड ये बेस है। रीजन असर्शन को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ऐसा हो जाए कि दोनों सही है लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन ना कर पाए, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। बाकी सब तो आसानी है, जहां पे असर्शन सही है और रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी मारना, असर्शन गलत हो गया रीजन सही हो गया तो ऑप्शन नंबर डी मारना, और दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ई मारना है। तो ऑप्शन नंबर ई मारना है। आया बात समझ में? बिल्कुल, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया? यस सर। आज तो कुछ कट ही नहीं रहा है, एकदम बढ़िया रिकॉर्डिंग चल रहा है। चलो इधर वाला रहने देते हैं, इसको नहीं इरेज करते हैं। जो सवाल लिए तो उसे इरेज करते हैं। चलो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल में असर्शन दे रखा है, ए डबल एस का मतलब असर्शन, असर्शन दे रखा है ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स on the principle of TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे क्या करता है, काम करता है। असर्शन दे रखा था, इसके बाद इसका रीजन दे रखा है, आर ए का मतलब रीजन। रीजन क्या दे रखा है, लाइट अंडरगो रिपीटेड TIR इनसाइड द फाइबर। लाइट undergoes repeated TIR. Light undergo repeated TIR inside the fiber. Inside the fiber and travel long distance and travel long distance
and travel long distance with travels long distance with with very little loss with very little loss। चलिए, असर्शन भी दे रखा है, रीजन भी दे रखा है, आपसे पूछा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या फिर ई होगा। ठीक है, सबसे पहले असर्शन पढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर। असर्शन तो सही है दोस्त, असर्शन तुम्हारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। असर्शन तुम्हारा ट्रू हो गया। ये बात 100% सही है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लाइट अंडरगो रिपीटेड टीआईआर इनसाइड द फाइबर एंड ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटिल लॉस। ये भी सही है। रीजन भी तुम्हारा क्या है, ट्रू है। रीजन क्या कह रहा है कि जो लाइट होता है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा क्या करता है, ट्रेवल करता है, और ये काफी लंबा दूरी ट्रेवल करता है विथ लिटिल लॉस, बहुत छोटा सा नुकसान करके काफी लंबा दूरी क्या कर लेता है, ट्रेवल कर लेता है। ये भी सही बात है। अब बात आता है कि सर जो रीजन है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। लगाओ बिकॉज यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर। ऑप्टिकल फाइबर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा दो अपने मन से, बिकॉज लगा दो, लगाओ बिकॉज, क्योंकि जो लाइट है वो रिपीटेड टीआईआर करता है। रिपीटेड टीआईआर का मतलब होता है समझ में, ऐसे ऐसे लगातार टीआईआर करते रहता है, किसके अंदर, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। साथ ही साथ ये क्या करता है, ट्रेवल करता है एक लंबी दूरी बहुत छोटे से नुकसान के साथ, बहुत छोटे से नुकसान के साथ। कोई दिक्कत है यहां तक, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, एक बार फिर से, ऑप्टिकल फाइबर वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, सही बात है, ट्रू है। रीजन क्या कह रहा था कि जो लाइट है अंडर को रिपीटेड टीआईआर इनसाइड द फाइबर, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर जो लाइट होता है वो लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है। रिपीटेड का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे 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 लगातार इसके अंदर क्या होते रहता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है, लगातार इसके अंदर रिफ्लेक्शन वाला घटना होते रहता है। साथ ही साथ इस दौरान जो भी डाटा होता है वो काफी लंबा दूरी ट्रेवल करता है, और इस ट्रेवलिंग के दौरान लॉस बहुत ही छोटा सा होता है, लॉस बहुत ही छोटा सा होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है। एक बार फिर से बताते हैं, ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टीआईआर। ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाले सिद्धांत पे काम करता है, बिकॉज, क्योंकि क्योंकि जो लाइट होता है वो फाइबर के अंदर रिपीटेड टीआईआर करता है, लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, और इस दौरान वो बहुत ही लंबा दूरी ट्रेवल करता है, और इस ट्रेवलिंग के दौरान लॉस बहुत ही छोटा सा होता है। मतलब सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो तुम्हारा रीजन है वो असर्शन को करेक्ट रूप से एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर तुम्हारा कौन सा होगा, ए होगा। ये तुम्हारा सवाल नंबर पहला था, इसे नोट करिए। दूसरा सवाल देते हैं, हो गया, चलो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। असर्शन में ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटिल लॉस। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट ओवर long distance with very little loss। ये तो सही हो गया। रीजन देखते हैं, रीजन क्या कह रहा है इसका। रीजन कह रहा है लाइट अंडरगो रिपीटेड टोटल इंटर रिफ्लेक्शन इनसाइड द फाइबर।
light undergoes repeated total internal reflection inside the फाइबर। आपसे आंसर पूछा, आंसर कौन सा होगा? चलो समझते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लॉस। बहुत अच्छी बात है, और ये बात सही भी है कि जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो लाइट को ट्रेवल करवा देता है बहुत लंबे दूरी तक। लाइट बोले फिर लाइट सिग्नल बोलो, जो मर्जी वो बोलो, ऑप्टिकल फाइबर लाइट को या फिर लाइट सिग्नल को बहुत लंबे दूरी तक ट्रेवल करवा देता है विथ वेरी लिटिल लॉस, बहुत छोटे से लॉस के साथ। ये बात 100% क्या है? ट्रू। दूसरा कह रहा है लाइट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इनसाइड द फाइबर। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है उसके अंदर लाइट लगातार क्या करता है? रिपीटेड वे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करता है, मतलब ये वाला घटना लगातार करते रहता है और आगे बढ़ते रहता है। ये बात भी 100% तुम्हारा क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। बात आता है क्या रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? इसके लिए लगाओ यहाँ पे बिकॉज। यहाँ पे क्या लगाना है? बिकॉज लगा देना है, हमेशा हमेशा। चलो, कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिट लाइट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ वेरी लिटिल लॉस। ऑप्टिकल फाइबर लाइट को या फिर लाइट सिग्नल को बहुत लंबे दूरी तक भेज देता है बहुत छोटे से नुकसान से। ठीक है, क्यों भेज देता है? क्योंकि जो लाइट है वो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर लगातार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहता है रिपीटेड वे में। सही बात है। देखो एकदम कॉन्सेप्ट, सॉरी आप कह सकते हो सेंटेंस पूरा हो गया। सेंटेंस क्या हो गया? पूरा हो गया। ऐसा महसूस नहीं होगा कि जबरदस्ती पूरा किया जा रहा है, ऐसा महसूस नहीं होगा कि जबरदस्ती पूरा किया जा रहा है। और जब ऐसा महसूस हो जाए कि सेंटेंस पूरा हो रहा है और जबरदस्ती पूरा नहीं किया जा रहा है, उस केस में ऑप्शन नंबर ए ही होता है। ऑप्शन नंबर ए होता है। एक बार फिर से, ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? लाइट को या फिर लाइट सिग्नल को बहुत लंबे दूरी तक भेज देता है बहुत छोटे से नुकसान के साथ। ये बात सही है। ऑप्टिकल फाइबर क्या करता है? लाइट को या फिर लाइट सिग्नल को बहुत लंबे दूरी तक भेज देता है बहुत छोटे से नुकसान के साथ। क्योंकि जो लाइट होता है वो लगातार ऑप्टिकल फाइबर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करते रहता है। आप देख सकते हैं क्योंकि के बाद जो सेंटेंस है वो पूरा पूरा एकदम सेट कर गया, सेंटेंस एकदम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जब ऐसा हो जाए क्योंकि लगाने के बाद अगर तुम्हें सेंटेंस लगे कि कंप्लीट हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पे बात सही है कि असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है। आया बात समझ में? बिल्कुल। यहाँ तक नोट करिए, एक सवाल और कराते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। चलिए एक आखिरी सवाल देखते हैं। असर्शन कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज 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 स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद इसका रीजन कह रहा है इट अकर ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इट अकर only when light travels from light travel from
denser to a rarer medium and angle of incidence exceeds the critical angle। चलिए इसका आंसर बताइए। चलो देखो समझना, कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बहुत ही स्पेशल तरह का रिफ्लेक्शन है। असर्शन कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो TIR वाला घटना है ये बहुत ही स्पेशल तरह का रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन का बड़ा ही स्पेशल केस है। मतलब कह सकते हैं रिफ्लेक्शन का एक प्रकार होता है, कौन सा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही यहाँ पे लिखा है असर्शन के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये कुछ नहीं है, रिफ्लेक्शन का एक बड़ा ही स्पेशल प्रकार है। बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारा क्या है? ट्रू है। दूसरा कह रहा है इट अकर ओनली व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये केवल और केवल तभी होगा जब लाइट कहां से कहां जाएगा? डेंसर से रेयर मीडियम के अंदर जाएगा। साथ ही साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। ये बात भी 100% सही है। चलो बात आता है कि सर रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर पा रहे फिर नहीं कर पा रहे, लगाओ यहाँ पे बिकॉज। चलिए कह रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बड़ा ही स्पेशल केस है, किसका? रिफ्लेक्शन का। ये बात 100% सही है, ठीक है, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन का एक बड़ा ही स्पेशल केस है। क्योंकि 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 इट अकर ओनली व्हेन, ये केवल और केवल तभी होता है जब लाइट कहां से कहां जाता है? डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो गया। बिकॉज लगाने के बाद सेंटेंस जब भी पूरा हो जाए तो ऑप्शन नंबर ए होता है। ठीक है, बिकॉज लगाने के बाद जब भी सेंटेंस पूरा हो जाए आपको लगे कि वाह क्या सेंटेंस बना, इसका मतलब यह है कि रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है और उस केस में हमेशा ऑप्शन नंबर ए ही होता है। एक बार फिर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बड़ा ही स्पेशल केस है। क्योंकि क्योंकि ये केवल और केवल तभी होता है जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। आप देख सकते हैं असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे पा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए। बड़ा कमाल का बात है सर, तीनों का ऑप्शन नंबर ए था। सबसे अच्छा यही होता है, ये समझ में आ गया ना तो बाकी सब तो आसानी से तुम बना ही लोगे। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल है, कराया जा सकता है। बाकी कुछ आप भी किताब खोलिए, बनाना शुरू कीजिए। ठीक है, हमें जितना समझाना था सब कुछ समझाए, जो बेहतरीन बेहतरीन टाइप के सवाल थे हमने यहाँ पे कराए। कोई दिक्कत नहीं तक? बिल्कुल भी नहीं। अगले क्लास से आप लोग को लेंस स्टार्ट किया जाएगा, लेंस पढ़ाया जाएगा, लेंस फार्मूला क्या होता है, न्यूमेरिकल वगैरह सब कुछ सॉल्व करवाया जाएगा। अलग अलग टर्म वहां पे आते हैं, सब कुछ आप लोग को बताया जाएगा। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा असर्शन और रीजन। ठीक है, बिकॉज लगाना ही लगाना है, बिकॉज लगा के ही तुम्हें चेक करना है। आज पढ़ो 10 साल बाद पढ़ो, कहीं पर भी असर्शन रीजन पढ़ना, चेक करने के लिए बिकॉज लगाना, चेक करने के लिए बिकॉज लगाना। एक बार फिर से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक बड़ा ही स्पेशल प्रकार है, बड़ा ही स्पेशल केस है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि ये केवल और केवल तभी होता है जब लाइट कहां से कहां जाता है? डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जाता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होता है। सेंटेंस एकदम कंप्लीट रूप से पूरा हो गया, बैठ एकदम सेट कर गया। ठीक है, जब भी सेंटेंस कंप्लीट रूप से पूरा हो जाए एकदम ऐसा लगे कि सेट है एकदम, इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब उस समय रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा और जब भी रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा उस समय ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही लिखा है बोथ असर्शन एंड रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों असर्शन और रीजन सही है और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। बी में क्या असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पाएगा। सी में क्या असर्शन सही, रीजन गलत। 4 में क्या है, डी में क्या है, असर्शन गलत रीजन सही। ई में क्या है, दोनों के दोनों गलत।
ये थे तुम्हारे आज के क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।